नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक में देखने वाले हैं सीजीटेट 2022 का भाग नंबर 28 है। इससे पहले मैंने 27 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं और दोस्तों साथ में जो गणित का वीडियो है उसको भी मैं अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, अभी एक और वीडियो आ जाएगा। और इसका जो टॉपिक में आज का जो टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का पेपर 1 का जो है साल वार पेपर है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, एडमिट कार्ड जो है जारी हो गए हैं, तो फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। मैंने इसका जो लिंक है अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, अपने मोबाइल से खुद से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आप लोगों को जो पिछला वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया था उसको हम देखते हैं कि राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। इसका आंसर आ जाएगा सुंदरलाल शर्मा, जो कि बहुत लोगों ने कमेंट किया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो भारत देश के कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसे पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ऑप्शन है यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, दुधावा राष्ट्रीय उद्यान को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। यहाँ पर मैंने टिप करके अतिरिक्त लिख दिया है। दोस्तों, आप जो है टिप को अच्छे से खासकर से पढ़ना है, क्योंकि मैं जो है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसको लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि 1935 में इसकी स्थापना हुई है, किसकी, हेली राष्ट्रीय उद्यान की। और जो है 1947 में इसका नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था। वो राम कौन सा नाम था, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था। और जो है 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, यानी कि जब 1935 में स्थापना हुआ तो हेली राष्ट्रीय उद्यान था इसका नाम, लेकिन जो है 1947 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया। उसके बाद जो है 1957 में राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। ठीक है, और यहाँ कहाँ पर है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ उत्तराखंड के नैनीताल में जो रामनगर है वहाँ के आसपास में है। यहाँ दूसरा प्रश्न है, क्वासकोर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है। तो जो क्वासकोर नामक रोग होता है शरीर में, वह किसकी कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन, विटामिन या फिर आयोडीन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ प्रोटीन है ना, प्रोटीन की कमी से होता है। और यहाँ किसको होता है, यहाँ सबसे ज़्यादातर जो है छोटे बच्चों में होता है जो स्तनपान करते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्तनपान करते हैं उनके शरीर में ज़्यादातर यहाँ रोग होता है। क्या होता है इसमें कि दूध से जो प्रोटीन नहीं मिल पाती ठीक से, है ना, जो दूध से जो पीते हैं वहाँ प्रोटीन नहीं मिल पाती, तो इससे जो है कौन सा रोग होता है, क्वासकोर नामक रोग होता है, जो कि इसके लिए जो है अतिरिक्त घोल दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि रिक्टर पैमाना में खालिस्तान की तीव्रता नापी जाती है। जो रिक्टर पैमाना होता है उसमें हम किसको नापते हैं, किससे को उसकी जो रफ्तार है उसको नापा जाता है। ऑप्शन है कि ज्वालामुखी का है, या भूकंप का है, या सुनामी का है, या चक्रवात का है। इसका जो आंसर आ जाएगा भूकंप का है ना, जो भूकंप को नापते हैं वहाँ रिक्टर पैमाने पर नापते हैं, या फिर रिक्टर स्केल कहा जाता है। जैसे कि इसका एक स्केल रहता है जिसमें 1 से लेकर 9 तक रहता है। ठीक है, पॉइंट रहते हैं नंबर, और जो एक एक नंबर के बीच यानी कि 1 से 2 लिखा है नंबर, इसके बीच में जो है 10 अंकों का गैप रहता है, यानी कि 10 गुना परिणाम बताते हैं, 10 गुना अधिक परिणाम बताते हैं यहाँ पर। चौथा प्रश्न है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो जो चावल को पॉलिश करते हैं, खासकर से जो शहरों में चलते रहते हैं ना, जो कहते हैं गलत काम करते हैं, तो उसमें जो है चावल को पॉलिश किया जाता है ताकि चमक दिखे। तो इससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल है, दूसरा है कैलिस्फेरॉल है, तीसरा है थायरॉक्सिन है, चौथा थायमिन है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ थायमिन रहेगा। ठीक है, थायमिन जो है नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर विटामिन आ गए हैं तो उसको भी देख लेते हैं कि विटामिन जो है B1 है ना, जिसको कहा जाता है, रासायनिक नाम इसका थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन है, और इससे कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, पांचवा प्रश्न देखते हैं, लौंग एवं केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं। जो लौंग और केसर मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि लौंग खाते हैं या फिर केसर मिलता है, वहाँ पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है कि जड़ से प्राप्त करते हैं, कि तना से प्राप्त करते हैं, कि फूल से प्राप्त करते हैं, या फल से। इसका जो आंसर आ जाएगा फूल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल लगा रहता है तो यहाँ पर जो है लौंग रहता है या फिर केसर रहता है। छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक नहीं है, यानी कि राज्य प्रतीक नहीं है। यहाँ पर बोला गया है राज्य प्रतीक नहीं है, तो राज्य के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रतीक है, तो उसमें से कौन सा नहीं, जैसे कि पहाड़ी में है, जंगली गाय है, जंगली भैंस है, या फिर सॉल है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ जंगली गाय रहेगा। ठीक है, पहाड़ी में कौन सी है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है।
और जो जंगली भैंस छत्तीसगढ़ का राजकीय भैंस मतलब पशु है, ठीक है। यहाँ पर है क्या, साल है, तो साल क्या है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। तो कुल मिलाकर तीनों हैं, लेकिन जंगली गाय जो है छत्तीसगढ़ का कोई प्रतीक श्रेणी में नहीं आता। सातवां प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कचरे के 3 प्रकार के आर है। क्या बोला गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना है ना। जैसे कि हमारे पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए जो है 3 प्रकार के आर है। अब ये 3 प्रकार के आर मतलब क्या होता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जो एक नीतिगत बयान घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत खासकर जो 1992 में घोषित किया गया था, जिसमें 3 आर को रखा गया है। 3 आर का मतलब यहाँ पर जो अलग अलग दिया गया है, जैसे कि कम उपयोग है, पुनः चक्रण है, पुनः निर्माण है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, कम उपयोग और पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, यही जो है ट्रिपल आर है। अब ये हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम क्या है, रिड्यूस, यानी कि कम उपयोग मतलब रिड्यूस करना है, ठीक है। पुनः चक्रण करना है यानी कि रिसाइकल करना है, और पुनः उपयोग करना है यानी कि रीयूज करना है। तो कुल मिला के आर 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 है, ये पिक्चर नहीं है, ये नाम है इसका। 8वां प्रश्न है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। तो अप्रदूषकीय मतलब यानी कि ऊर्जा का ऐसे कौन से स्रोत है जिससे अप्रदूषण यानी कि प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन है कि नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोल है या फिर डीजल है। इसका जो आंसर आ जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य से जो प्रकाश ग्रहण करते हैं, जो प्रकाश का संचय करते हैं ऊर्जा के रूप में, उससे किसी भी तरीका से 1% उसमें प्रदूषण नहीं होता। बाकी नाभिकीय पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब चीज़ से जो है प्रदूषण फैलता है, लेकिन सौर ऊर्जा से प्रदूषण कभी फैलता ही नहीं है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। उष्मायन मतलब होता है गर्मी, ठीक है, उष्मायन। तो पृथ्वी का जो उष्मायन का अर्थ क्या है, ऑप्शन है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। दूसरा है क्या है, समुद्र में ज्वार भाटा आना है। तीसरा है घने जंगल में वायुमंडल में गैस का उत्सर्जन है। और चौथा है कि पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ पहला रहेगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, यही जो है पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का जो उष्मा बढ़ रहा है वहाँ किससे बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे क्या है उसका गर्मी बढ़ रहा है या फिर उष्मा बढ़ रहा है। 10वां प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कार्बन डेटिंग जो विधि है वहाँ प्रयुक्त की जाती है, तो किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है कि स्थान ज्ञात करने के लिए, दूसरा है वस्तु की आयु ज्ञात करने में, तीसरा है कि लिपि को पहचानने में, या फिर चौथा वस्तु की पहचान करने में। इसका जो आंसर आ जाएगा दूसरा आ जाएगा, ठीक है, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। वस्तु की कोई भी वस्तु है उसकी आयु ज्ञात करने के लिए जो है कार्बन डेटिंग विधि का जो है उपयुक्त किया जाता है। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, इसका कार्बन डेटिंग निर्धारित किया गया था। तो देखो, जब 1921 में मोहनजोदाड़ो या फिर हड़प्पा की सभ्यता की जो खोज की गई थी, तो उस समय क्या हुआ था, इस पद्धति का अपनाया गया था कार्बन C40 के तहत, ठीक है। इसके आधार पर घोषित किया गया भारत देश में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की घटना है, लगभग 4500 साल पहले की घटना है। इसको कैसे निर्धारित किया, तो इसी जो कार्बन डेटिंग विधि है इसी के अनुसार इसको घोषित किया है, यानी कि इसकी जो आयु है इसको ज्ञात किया है। 11वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का जो कि क्षरण है होना कहलाता है। क्या बोल रहा है कि जो अम्लीय वर्षा से जो ऐतिहासिक इमारतों का तथा जो मूर्तियों का संचारित है, ठीक है, यहाँ पर संचारित आ जाएगा, का जो क्षरण है होना कहलाता है। तो ऑप्शन है कि ड्राई डिपोजिशन, दूसरा है कि स्टोन लेप्रोसी, और तीसरा है कि एरोसॉल है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है इसको। देखो, अम्लीय वर्षा क्या होता है कि जैसे कि आसपास में बहुत सारा कारखाना है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो उससे जो निकलने वाली धुआं है क्या है, वातावरण को दूषित करता है, और वहाँ अम्लीय वर्षा के रूप में होता है। और यही अम्लीय वर्षा जब स्मारक में पड़ता है, खासकर से इसका प्रभाव जैसे कि ताजमहल में पड़ रहा है। ताजमहल जितना सफ़ेद है अब उतना नहीं है उसका गुम्बद, देखना उसमें जो है धब्बा धब्बा लगा हुआ है, क्यों, यही जो है अम्लीय वर्षा का पहचान है। और जो अम्लीय वर्षा में क्या होता है, SO2 तथा NO2 के ऑक्साइड महत्वपूर्ण निभाते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण निभाते हैं, यही कि किसी भी जो संगमरमर पत्थर है उसको नष्ट करने के लिए। 12वां प्रश्न है कि लंपी नामक रोग किस जीव में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो लंपी नामक जो रोग है वहाँ किस जीव में देखने को मिलता है, कुत्तों में, सूरों में, चमगादड़ों में या फिर गायों में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा गायों में मिलता है, यानी कि जो गौवंशी पशु है इसमें मिलता है लंपी नामक रोग। अभी जैसे कि राजस्थान और गुजरात में चल रहा है, ठीक है।
इसमें होता क्या है, लंपी जो है स्किन डिजीज को मतलब नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि गांठ दर्द अथवा त्वचा रोग वायरस भी है। ठीक है, इसमें जो है शरीर में छोटा छोटा गोला निकल जाता है। उसके बाद है 13वां प्रश्न है मीना माता, यहाँ पर मिनी माता नहीं लिखा है, ठीक है, मीना माता है। मीना माता रोग प्रदूषित जनित रोग है जो कि परिणाम है। तो जो मीना माता रोग है वहाँ प्रदूषित जनित रोग है, तो किसका परिणाम है? ऑप्शन है कि समुद्र के बिखरे तेल का, यानी कि जो समुद्र में तेल बिखरे रहता है उससे होता है, कि वायुमंडल में और आर्सेनिक जमा होने पर, या फिर तीसरा है कि औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर, और चौथा है कि मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने पर। इसका जो आंसर आ जाएगा तीसरा आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर, यानी कि जो औद्योगिक से निकलता है, उद्योग से निकलते हैं जो गंदगी पदार्थ निकलते हैं, जो पानी निकलता है उसको नदी में छोड़ने पर, उसके बाद जो वहाँ पानी में घुल जाता है, तो इससे यहाँ रोग होता है मीना माता रोग। और यहाँ जो है शरीर में पारे की अधिकता को बढ़ा देते हैं। और इसका जो सर्वप्रथम है 1952 में जापान में पाया गया था, जब पहली बार इसका रोग को ज्ञात किया गया, यानी कि पाया गया है, वहाँ 1952 में जापान में पाया गया है। 15 प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। जैसे कि वन्य जीव है, वन्य में बहुत सारे जीव रहते हैं, तो इसकी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन या फिर संस्था तैयार किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने, IUCN है, या फिर यूनिसेफ है, या फिर IUPAC है, या फिर WHO है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा। ठीक है, IUCN है। और इसका जो पूरा नाम क्या है हिंदी में? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन है, जो कि 1948 में इसका गठन किया गया है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों इसका इंग्लिश नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनिक कन्वर्सेशन नेचर है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिक कन्वर्सेशन नेचर है इसका अंग्रेजी नाम। उसके बाद है 15 प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ? तो पानी पंचायत जो है प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? इसका आंसर यहाँ पर दिया है, जैसे केरल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जो संरक्षण या फिर विनाश, ये जो पुस्तक का नाम है, तो ये पुस्तक के नाम का लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि सरला बहन है, कि वंदना शिवा है, कि सलमान रशीद है, या रस्किन बॉन्ड है। इसका जो आंसर आ जाएगा सरला बहन। सरला बहन जो है संरक्षण या विनाश के लेखक है। 17 प्रश्न है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो 11 जुलाई को कौन से दिवस मनाया जाता है? विश्व परिवहन दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या फिर विश्व जल दिवस। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 प्रश्न है सन 1992 में परिवहन सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? दोस्तों ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम हो इसमें आने की संभावना रहता है, ऐसा नहीं कि परिवहन का है, लेकिन इसमें पूछे ही जाते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है कोपेनहेगन, और दूसरा है वाशिंगटन, तीसरा है रियो डी जेनेरो, और चौथा है स्टॉकहोम। इसका सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, रियो डी जेनेरो। यहाँ पर जो है 3 से 14 जून के बीच में 1992 में इसका आयोजन किया गया था, और 100 देश इसमें लगभग भाग लिए थे। उस समय जो है 100 देशों ने भाग लिया था। 19वां प्रश्न है कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? जैसे कि भूमिगत जल है जो कि अभी सबसे नीचे में चला गया है। ठीक है, भूमिगत जल जो है नीचे नीचे धीरे धीरे जा रही है धरातल में, तो इसको जो है पुनः प्राकृतिक स्थल यानी कि अपने जो नेचर है यानी कि जो ऊपर लाना है, तो उसके लिए कौन सा विधि है, कौन सा सर्वथा उचित है? ऑप्शन है कि पारंपरिक फसलों को उगाया जाना चाहिए, दूसरा है कि धान एवं गन्ने को उगाने का क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए, तीसरा है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए, और चौथा है औद्योगिक को जो औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा देना है। तो इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा। ठीक है, पाताल तोड़ कुआओं का निर्माण करना है, यानी कि जमीन के गहरे को और बढ़ाना है। जैसे कि आमतौर पर कुआं की लंबाई कितना है, कुएं की कोई भी 20 फीट का, 40 फीट का, ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट का। तो इसका कहने का मतलब है कि चट्टान तक से जाना चाहिए जो इसका जो कुआं का खुदाई है। इससे होगा क्या कि जो जल लेवल है, जल के स्तर है वहाँ ऊपर आने लगेगा, इसका कहने का मतलब है। लेकिन इसके साथ साथ और भी आ सकता है, जैसे कि वृक्षारोपण का निर्माण करना है, जगह जगह एडिकट का निर्माण करना है नदियों में, या फिर डैम का निर्माण करना है। तो ये सभी जो है भूमिगत जल के जो स्तर है उसको ऊपर लाने के लिए किया जा सकता है। 20वां प्रश्न है यदि एक मेढक
एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी कि एक मेढक है वह किसी टिड्डे को खा रहा है तो फिर उसका ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यहाँ पर दिया गया है कि उत्पादक से अपघटक को, दूसरा है कि उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, तीसरा है कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, और चौथा है द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वह तीसरा रहेगा, है ना। जो टिड्डे है वह प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि वो घास को खाता है, और मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता है जो कि टिड्डे को खाता है। 21वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिया गया है एक तरफ रोग है और एक तरफ जो है घरेलू उपचार है। अब जो घरेलू उपचार करते हैं वही लोग इसको अच्छा जानते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तरफ लिखा है कटे फटे घाव हैं, जैसे कटा है और घाव है तो उसमें क्या लगाना चाहिए, इसका जो आंसर आएगा हल्दी का चूर्ण, उसमें जो हल्दी का चूर्ण लगा देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सामान्य बुखार है तो सामान्य बुखार है तो मेथी की बीजों की चाय पीना चाहिए, यानी कि मेथी को डुबो दो, उसके बाद जो मेथी को अलग से निकाल दो, फिर जो पानी बचा है उसको थोड़ा गर्म करके पी सकते हैं। उसके बाद है आँख की सूजन है, तो आँखों की जो सूजन है उसके लिए ताजे धनिया के बीजों का, मैंने पहले बताया था कि धनिया को डुबो दो, उसके बाद जो पानी निकलेगा उसको जो हल्का गर्म करके कपड़े से आँखों को सेकना चाहिए। उसके बाद है चौथा क्या है, दांत का दर्द, तो दांत का दर्द के लिए हींग के चूर्ण बहुत अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर आ गया 2, 3, 1, 4। 22वां प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है सबसे बड़ा है वह कौन सा है। ऑप्शन है कि रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ समुद्र है, ठीक है। समुद्र जो कि बहुत विशाल है इसका क्षेत्रफल, जहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही विशाल है और बहुत ज़्यादा जटिल है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से एक युग्म ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं है, वो बाकी ठीक है। जैसे कि जेट्रोफा, ये जो बायोडीजल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद जो है रिंगाल है, यहाँ पर इमारती लकड़ी है, तो ये गलत बात है, ठीक है। रिंगाल जो है इमारती लकड़ी की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ जो है झाड़ी युक्त पौधा है। कैसा पौधा है, जो रिंगाल है वह बांस के समान एक झाड़ीयुक्त पौधा है जो घरेलू उपयोग में काम में आता है, और इससे इमारती लकड़ी नहीं बनती क्योंकि झाड़ीयुक्त पौधा है, इससे बनेगा ही नहीं। उसके बाद है बांज है जो कि चारा के लिए काम आता है, बिल्कुल ठीक है। एक है चीड़ जो कि लिसा के लिए काम आता है। 25वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी, यहाँ पर गैस आ जाएगा। तो भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुई, जो बहुत से लोगों का वहाँ पर मौत हो गया था। तो उस जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें कौन सा गैस निकला था जिसके कारण ये सब चीज़ हुआ था। ऑप्शन है कि अमोनिया है, मीथेन है, मिथाइल आइसोसाइनोनेट है, उसके बाद है मिथाइल आइसोसाइनेट है। इसका जो आंसर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस के कारण भोपाल में त्रासदी हुआ और इसका परिणाम अभी भी वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है हमेशा पूछे जाते हैं। 25वां प्रश्न है, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ऑप्शन है कि उत्पादक एवं ऊर्जा का, दूसरा उपभोक्ता एवं खनिज चक्र का, तीसरा है उत्पादक एवं खनिज चक्र का, या फिर चौथा है ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र का। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ फोर्थ रहेगा। 26वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है। जैसे कोई पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो पाठ्यक्रम के अलावा विद्यालय में जो और अलग अलग प्रतिक्रिया चलती है, अलग अलग जो कार्यक्रम चलता है, तो उसको सम्मिलित करने का प्रमुख कारण क्या रहता है। ऑप्शन है कि शिक्षकों को व्यस्त रखना है, दूसरा है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, तीसरा है कि माता पिता का आग्रहण है, और चौथा है सामुदायिक मांग है। तो इसका जो आंसर जाएगा फोर्थ रहेगा, ठीक है। यानी कि स्कूल में पाठ्यक्रम तो चल रहा है, उसके अलावा भी अन्य गतिविधि करना चाहिए। जैसे कि कभी पर्यावरण का प्रदर्शनी रखना चाहिए, कभी खेल कूद रखना चाहिए, हफ्ते में एक दिन तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद है बीच बीच में कार्यक्रम होना चाहिए, प्रोजेक्ट निर्माण है, अलग अलग बच्चों में जो सर्वांगीण विकास हो सके वो सभी काम को विद्यालय में करना चाहिए। 27वां प्रश्न है कि प्रायोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं। प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है यहाँ पर। जैसे कि जॉन ड्यूई है, दूसरा है कि आर्मस्ट्रांग है, तीसरा है किलपैट्रिक है, चौथा है स्टीफेंस है। इसका जो आंसर आ जाएगा किलपैट्रिक, इसका आंसर आ जाएगा। 28वां प्रश्न है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि। तो देखो चमगादड़ जो है स्तनधारी की श्रेणी में आता है, क्यों आता है। ऑप्शन है कि उड़ता है, दूसरा है कि रात्रिचर है यानी कि रात में घूमता है, तीसरा है कि शाकाहारी है, चौथा है बच्चे देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे देते हैं। ये जो चमगादड़ है वह अंडा नहीं देता, सीधा बच्चे ही देते हैं ना।
तो इसीलिए चमगादड़ को स्तनधारी कहा गया है, क्योंकि वहाँ बच्चे देते हैं। 29वां प्रश्न है, जब हम लौह तत्व, यहाँ पर लौह आ जाएगा, जब हम लौह तत्व भोजन प्राप्त करते हैं तो उस लौह से हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे कि हमको लौह तत्व युक्त भोजन करते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, पालक में होता है, ठीक है। तो इसको जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस लौह तत्व से हमें क्या प्राप्त होता है। पहला है कि रुधिर कण है, दूसरा है हीमोग्लोबिन है, तीसरा अस्थिमज्जा है और चौथा है प्रोटोप्लाज्मा है। इसका जो आंसर आ जाएगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है लौह तत्व से। 30वां क्वेश्चन है, मृतजीवी जीवों के मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ, प्रश्न को अच्छे समझना, जो मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि, जैसे कि कोई मृतजीवी जीव है तो उसे मृतजीवी जीव क्यों कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर मृत होते हैं, दूसरा है कि मृत होने के पास होते हैं, तीसरा है मृत जीवों को खाते हैं, चौथा है मृत जीवों के शरीर में रहते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा, मृत जीवों को खाते हैं, यानी कि जो जीव जो मृत हो गए हैं उसको खाते हैं, उसे कहा गया है मृत जीव कहा गया है। दोस्तों 31वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ इसका आंसर में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है इसको समझना पहले, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्या बोल रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार, वहाँ पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन है कि पर्यावरण मित्र है, कि पर्यावरण श्री है, कि तरु मित्र है, या फिर वृक्ष मित्र है। इसका ऑप्शन जो है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों इसके बारे में टिप करके मैंने लिख भी दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। कि 1986 से इंदिरा प्रियदर्शनी, यानी कि 1986 में इसको योजना को लाया गया था। तो 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी खालिस्तान का आरंभ किया गया। अब ये खालिस्तान में जो चारों ऑप्शन है उसको भरना है आपको, ठीक है। ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो वनीकरण एवं बंजर भूमि के विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हैं, चाहे वह व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वह संस्था के रूप में हो। तो इसके बारे में जो आंसर आपको पता है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बता देना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।